नमस्कार दोस्तों। तो हमने राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था और इसमें हमने कल जो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में देखा था। आज जो हम प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे और कहाँ से कौन कौन से राजवंश जो है राजस्थान में हुए हैं, और उसके बाद एक एक राजवंश को लेकर हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट हम लेते हैं गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश की अगर बात की जाए तो ये आपके मेवाड़ प्रदेश में पड़ता है और मेवाड़ का जो है वो गुहिल वंश माना जाता है। और बाण माता जो है यहाँ की कुल देवी आपके पास हो जाएगी। और 566 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं। तो देखते हैं, बाण माता चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ प्रदेश में जो है गुहिल का शासन रहा है। 566 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं गुहिलादित्य। ठीक है, गुहिलादित्य की जो है पिता की बात करें तो वो शिलादित्य हो जाएंगे और माता जो है पुष्पावती हो जाएगी। तो ये गुहिल वंश यानी कि आपको मोटा मोटा याद रखना है, गुहिल वंश कहाँ का है तो मेवाड़ का हो जाएगा। बाकी हम इसकी डिटेल से बात करेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे राठौड़ राजवंश। और राठौड़ राजवंश जो है वो कहाँ पर राठौड़ों का है ना राज रहा है। तो इसमें आपके पास एक तो आपके पास मारवाड़ आ जाएंगे, मारवाड़ के राठौड़ को पढ़ना है। बीकानेर के राठौड़ हो जाएंगे और एक किशनगढ़ के राठौड़ आपके पास हो जाएंगे। तो ये मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ के राठौड़, यहाँ पर जो है राठौड़ राजवंश रहा है। अगर बात करें इनकी कुल देवी तो नागणीची माता जो है इनकी कुल देवी है, जिनका मंदिर कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। अगला जो राजवंश है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है और इनकी जो कुल देवी है वो आपके चामुंडा माता हो जाएगी। और ये कहाँ पर इनका राज रहा है राजस्थान में, तो बात करें तो मंडोर जोधपुर में आपके पास गुर्जर प्रतिहार का राज रहा है। भीनमाल जालोर में इनका राजवंश रहा है। और राजौरगढ़ अलवर की बात करें तो यहाँ पर भी गुर्जर प्रतिहार राजवंश रहा है। ठीक है, अगला जो है हमारा राजवंश वो है चौहान। ठीक है, चौहान में सबसे पहले हम बात करते हैं शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहान हम जानते हैं शाकंभरी माता का जो है कुलदेवी हो जाएगी और सांभर जयपुर में आपको ये मिलेंगे। इसके बाद आते हैं अजमेर के चौहान और रणथंभौर के चौहान जो है, इन दोनों की कुल देवी की बात करें तो जीर्ण माता हो जाएगी जो कि रेवासा सीकर में हो जाएगी। अगले हमारे पास जो है नाडोल के चौहान हो जाएंगे, जालोर के चौहान हो जाएंगे, देवड़ा चौहान हो जाएंगे या फिर हाड़ा चौहान हो जाएंगे। ये जो चौहान है इनकी अगर बात करें तो इन सभी की कुल देवी जो है वो हो जाएगी आशापुरा माता। और आशापुरा माता का जो मंदिर है वो नाडोल पाली में भी है और मोदरा जालोर में भी आपके पास पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हाड़ा चौहान की याद रखना है कि इनका जो कुल देवी है वो कोटा में है भदाना माता। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ऑप्शन में अगर ये आए तो ये भी हमें टिक करना है, और अगर ये ना आए तो आशापुरा माता में लगानी है। ठीक है, हाड़ा चौहान कोटा के लिए अगर स्पेशल पूछा जाए तो हमको भदाना माता लगाना है। तो ये प्रमुख राजवंश हमने देख लिया, गुहिल राजवंश, राठौड़ राजवंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश और चौहान राजवंश। ठीक है, मोटा मोटा हमें ध्यान ये रखना है कि गुहिल का शासन कहाँ रहा है, राठौड़ों का शासन कहाँ पर रहा है। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार का शासन जो कहाँ पर रहा है और चौहानों का राज शासन कहाँ पर रहा है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो यादव। और हम जानते हैं यादव जो हैं वो कहाँ पर हैं, वो आपके पाए जाते हैं करौली, है ना। करौली भरतपुर का क्षेत्र यादवों का क्षेत्र है। तो करौली उधर जो है यादव राजवंश है, यादवों ने शासन किया है। और अगर इनकी बात करें तो इनकी जो भाटी राजवंश है वो यहाँ पर हुए हैं। और करौली जो भाटी राजवंश है उनकी जो कुल देवी है वो स्वांग्या माता हो जाएगी। और करौली यादवों की जो हैं वो आपके पास केला देवी हो जाएगी। तो दो याद रखना है, एक तो भाटी राजवंश और एक यादव राजवंश। ठीक है, तो यादव जो है वो आपके इनकी केला देवी हो जाएगी। और भाटी अगर राजवंश से आता है तो उनकी कुल देवी हमें क्या लगानी है, स्वांग्या माता हमको लगानी है। ठीक है, अगले हो जाएंगे जाट। जाट जो है वो भरतपुर और धौलपुर हम जानते हैं। और इनकी जो कुल देवी है वो है राज राजेश्वरी माता। कौन सी कुल देवी, राज राजेश्वरी माता। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कुल देवी आपको कम से कम याद हो जाए,
बाकी इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जाट राजवंश कहाँ पर है? भरतपुर, धौलपुर। कुलदेवी आपकी कौन हो जाएगी? राज राजेश्वरी माता हो जाएगी। कछावा, कछावा हम जानते हैं कि जयपुर आमेर का जो क्षेत्र है वो कछावा के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जो जमवाई माता का मंदिर है, जमवा रामगढ़ में पड़ता है, ठीक है। आमेर जयपुर, और ये जमवाई माता इनकी क्या हो जाएगी? कुल देवी हो जाएगी। और जमवा रामगढ़ पर जो बांध भी बना हुआ है बाणगंगा नदी को रोक कर, तो इतना हमें ध्यान रखना है। अब हम एक एक राजवंश को अच्छे से पढ़ेंगे, कौन कौन से राजवंश, कौन कौन से राजा हुए और किस प्रकार उनका जो शासनकाल रहा। तो एक लेते हैं हम फर्स्ट अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान में सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ने हैं उनको देख लेते हैं। अजय राज चौहान सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की, और जिसे अजमेर का जो दुर्ग है तारागढ़ उसका निर्माण करा, उसकी बात करेंगे। अणोराज की बात करेंगे, सेकंड शासक होते हैं। फिर आपका जो है जगदेव आता है, और जगदेव जो है वो पितृहंता होता है क्योंकि वो अणोराज को हत्या कर देता है अणोराज की, इसलिए इसको जगदेव को पितृहंता भी कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ की हम बात करेंगे, और इनके काल में तो बहुत ही अच्छे कार्य हुए। संस्कृत पाठशाला की बात कर लो, ठीक है, और विसलदेव रासो की बात कर लो, तो इनकी रचना हुई। बाकी अपर गंगे और पृथ्वीराज द्वितीय की हम बात करेंगे, सोमेश्वर देव की बात करेंगे, और पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को तो कौन नहीं जानता है, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो एक एक को लेते हैं, और फर्स्ट हम करते हैं अजय राज चौहान की बात हम करेंगे। तो फर्स्ट जो हम लेते हैं अजमेर में अजय राज चौहान। तो अजय राज चौहान का शासनकाल हमें ध्यान रखना है 1105 से 1133 तक का जो शासनकाल इनका रहता है। और चौहान वंश के अगर संस्थापक देखे जाए अजमेर के अंदर तो वो अजय राज चौहान हो जाएंगे। और 1113 ईस्वी में जो है अजय मेरूगढ़ अजमेर, जिसे अजय मेरू नगर भी कहते हैं, वो बसाते हैं। और अजय मेरूगढ़ को ही तारागढ़, जिब्राल्टर, बिठली का दुर्ग भी अजय मेरूगढ़ या अजमेर के दुर्ग को कहा जाता है। अगर बात करें कि अजय राज जो है वो चांदी के सिक्के भी चलाते हैं, और चांदी के सिक्के में जो है एक तो इनकी रानी का उल्लेख होता है सोमलवती, और श्री अजय देव यानी कि इनका भी उल्लेख मिलता है। तो चांदी के सिक्के चलाने वाले कौन से शासक हैं अजमेर के? तो अजय राज चौहान हो जाएंगे, ठीक है। और ये जीवित रहते कहाँ चले जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं, और अपना जो है राज्य अपने बेटे अणोराज को सौंपकर जंगल में चले जाते हैं अजय राज चौहान, ठीक है। इसके बाद आते हैं अणोराज, है ना। अजय राज जो है संन्यास धारण कर लेते हैं और अपने बेटे अणोराज को क्या कर देते हैं? राजपाट सौंप देते हैं। अब आते हैं अणोराज। अणोराज का जो है 1133 से 1155 तक का टाइम पीरियड होता है। और उपाधि की बात करें अगर हम अणोराज की, तो इनको महाराजाधिराज, महाराज, परमभट्टाकर और आनाजी भी जो कहते हैं, आनाजी भी अणोराज का ही नाम है। और अणोराज जो है वो आपके पास एक सागर का निर्माण करते हैं जिसका नाम है आना सागर। आना सागर झील जो है वो अणोराज ही बनाते हैं। इनका विवाह जो है कंचन देवी से होता है, जो कि चालुक्य राजवंश की क्या थी? चालुक्य वंशी जय सिंह की क्या थी? पुत्री थी, ठीक है। वरहा मंदिर का निर्माण भी कौन करवाता है अजमेर में? अणोराज करवाते हैं। और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं देवघोष। देवघोष जो है वो भी इन्हीं के दरबारी थे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि इनका पुत्र था जगदेव, ठीक है। जगदेव वो क्या कर देता है? इनकी हत्या कर देता है अणोराज की। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जगदेव है उसको चौहानों में पितृहंता कहा गया है। जगदेव चौहानों में क्या है? पितृहंता आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले जो शासक हुए इसके बाद अजय राज, अणोराज के बाद विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ की बात कर लेते हैं। 1158 से 1163 तक का इनका जो है टाइम पीरियड रहा है शासनकाल। और इनकी उपाधि की बात करें तो इनको विसल देव या कवि बांधव की उपाधि दी गई है। और ये काल, इनका जो काल है वो स्वर्णिम काल जो है वो माना जाता है, कि विग्रहराज का जो काल है वो क्या है? स्वर्णिम काल आपका है चौहान वंश का, अजमेर का। और इनके जो दरबार में प्रमुख विद्वान हुए हैं, और
इसलिए इनको जो है विद्वानों का आश्रयदाता अगर पूछा जाए तो उसमें भी किन का नाम आता है, विग्रहराज का नाम आता है, क्योंकि विद्वानों के ये क्या है, आश्रयदाता है। इन्हीं के शासनकाल में हरिकेली नाटक की क्या होती है, रचना होती है। और इनके जो दरबारी विद्वान थे सोमदेव, दरबारी विद्वान सोमदेव और नरपति नल्हा, दो विद्वान थे। सोमदेव ने जो है ललित विग्रहराज की रचना करते हैं और नरपति नल्हा जो हैं वो विसलदेव रासों की रचना करते हैं। विसलदेव रासों में जो है, इसी में हमें जो है राजमती के साथ इनका जो विवाह प्रेम प्रसंग है उसका वर्णन हमें मिलता है। तो नरपति नल्हा की रचना है विसलदेव रासो, और विसलदेव रासो में जो विग्रहराज है उनकी परमार वंशी राजमती के साथ जो प्रेम प्रसंग का जो वर्णन है वो इसी में मिलता है। अब इसके अलावा ये जो विग्रहराज जो हैं वो संस्कृत शिक्षा का उत्कृष्ट काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाते हैं अजमेर में। और बाद में होता है क्या है कि जो कुतुबुद्दीन आता है वो उसको तुड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा बना देता है। तो ध्यान रखना, ये पहले क्या थी, संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण विग्रहराज ने करवाया था। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अजय राज चौहान फर्स्ट शासक होते हैं अजमेर के, और ये क्या करते हैं, अजय मेरुगढ़ दुर्ग का निर्माण करते हैं जिसे तारागढ़ गढ़ बिठली कहते हैं। चांदी के सिक्के चलाते हैं, ठीक है, और इस पे जो है अपनी पत्नी सोमलवती का चित्रण मिलता है। अर्णोराज आते हैं जिन्हें आना जी भी कहते हैं, आना सागर जेल ये बनाते हैं। वराह मंदिर का निर्माण कर देते हैं। देवघोष धर्मघोष इनके दरबारी हो जाएंगे। पुत्र जगदेव इनकी हत्या कर देता है। विग्रहराज के बारे में ध्यान रखना है कि इनको जो है बिसलदेव या कवि बांधव कहते हैं। स्वर्णिम काल माना जाता है। हरिकेली नाटक की रचना इन्हीं के काल में होती है। सोमदेव और नरपति नल्हा जो है इनके दरबारी विद्वान हो जाएंगे जिनकी रचना ललित विग्रहराज और विसलदेव रासो हो जाएगी। विसलदेव रासो में ही इनका प्रेम प्रसंग जो है राजमती के साथ उसका वर्णन मिलता है। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाते हैं विग्रहराज जी, और बाद में कुतुबुद्दीन इनको 2.5 दिन के झोपड़े में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा आपके पास बनाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, उसमें जो है मुस्लिम संत पंजाब साहब पीर का जो है 2.5 दिन का क्या लगता है, उर्स लगता है। तो ध्यान रखना है कि अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था उसमें आज भी जो है पंजाब साहब पीर का क्या लगता है, उर्स लगता है। अगर बात करें कि आज भी जो संस्कृत पाठशाला है उसके में हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ क्या है, उत्कीर्ण है, यानी कि आज भी आपको लिखी हुई वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि उसके प्रमाण आपको आज भी मिल जाएंगे। और क्या करवाते हैं विग्रहराज, तो बनास नदी के पानी को ये रोककर बिसलपुर बांध का ये निर्माण करवाते हैं। और इस बिसलपुर बांध से क्या होता है कि जयपुर, नागौर और टोंक, अजमेर जो शहर है इनको जो है पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारे अगले शासक है वो है पृथ्वीराज तृतीय, है ना। मेन जो शासक है पृथ्वीराज तृतीय, इनकी बात करते हैं। इनका शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी तक होता है। और इनकी माता का नाम हमें ध्यान रखना है कपूरी देवी था, जो इनकी रक्षिका थी। पिता इनके सोमेश्वर देव थे। और जन्म जो है इनका गुजरात में हुआ था, अहिलपाटन स्थान पर। अहिलपाटन शहर गुजरात का है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और अगर इनके राज्याभिषेक की बात की जाए तो केवल 11 वर्ष की उम्र में ही जो है पृथ्वीराज तृतीय का राज्याभिषेक हो गया था। इनको दलपुंगल और राय पिथौरा की उपाधि दी गई है। दलपुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता की उपाधि जो है वो दी गई है। सेनापति जो थे इनके भवन केमल और प्रधानमंत्री की बात करें तो कदम्बवास इनके जो है सेनापति थे। अब इन्होंने क्या क्या युद्ध लड़े उनकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो फर्स्ट तो हमें ध्यान रखना है कि ये अपने चचेरे भाई जो नागार्जुन को हराते हैं फर्स्ट। सेकंड क्या करते हैं ये कि भंडारक जाति होती है उसको सतलज के मैदान तक खदेड़ते हैं, मतलब भगाते हैं वहाँ तक इनको, भंडानक जाति जो है उसको। थर्ड इन्होंने क्या किया कि महोबा का युद्ध करते हैं ये 1182 में, और परमादित्य से ये करते हैं उसको हराते हैं।
परमाति देव को। ठीक है, इसके बाद ये करते हैं 1184 को क्या करते हैं कि आबू की राजकुमारी इक्षिणी जो है से चालुक्य वंशी भीमदेव द्वितीय से ये युद्ध करते हैं, जो कि आबू के राजा सलह की पुत्री थी। यानी कि यहाँ पर फिर ये जो है इक्षिणी जो थी राजकुमारी, उसके लिए युद्ध करते हैं चालुक्य वंशी भीमदेव द्वितीय से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और फिर एक और प्रसंग इनके बारे में आता है संयोगिता प्रसंग। संयोगिता जो थी वो कन्नौज के नरेश थे जयसिंह गढ़वाल, उनकी पुत्री थी संयोगिता। और संयोगिता के साथ भी ये जो है प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, है ना, कहें तो लव मैरिज ये कर लेते हैं। और जयचंद गढ़वाल इसके जो है पक्ष में नहीं थे, तो ये इनसे नाराज़ हो जाते हैं, इनसे ही वो युद्ध कर लेते हैं। तो ये आप बात ध्यान रख सकते हैं कि चूँकि उस समय पृथ्वीराज बहुत ही प्रभावशाली शासक थे, तो वो उन्होंने जो है थोड़ा सा यहाँ पर, है ना, अपने बलपूर्वक यहाँ पर जो संयोगिता से विवाह किया था। बाद में जो जयचंद गढ़वाल है, हम जानते हैं गौरी का साथ देते हैं, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कि तराइन के युद्ध की बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज तृतीय का जो मोहम्मद गौरी से हुआ था। पहला तो तराइन कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा के करनाल जो जगह है वहाँ पर तराइन पड़ता है, वहीं पर तराइन का युद्ध हुआ है। प्रथम की बात करें तो 1191 में होता है पृथ्वीराज और गौरी के बीच में, और पृथ्वीराज इसमें जीत जाते हैं और जीतते हैं। और उस समय इनके सेनापति थे चामुंडा राय और गोविंद राय। ठीक है, जीत जाते हैं, गौरी को ये माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यही तो गलती थी हमारे राजाओं की कि वो जो है माफ़ कर देते थे, छोड़ देते। लेकिन जब ये आक्रांता इनके कब्ज़े में आते हैं तो आक्रांता इन्हें कभी भी माफ़ नहीं करते थे। इसी प्रकार सेकंड युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो हमें याद रखना है। डेट भी आपको याद रखनी है 1192। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज जो है तृतीय वो हार जाते हैं और गौरी जीत जाता है। और इस समय जो गौरी की सहायता करने वाले थे वो जयचंद गढ़वाल थे। जयचंद गढ़वाल वही थे कन्नौज के शासक जिनकी पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज क्या कर लेते हैं, विवाह करते थे, प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह। तो इस कारण नाराज़ होकर जयचंद गढ़वाल क्या कर देते हैं, गौरी की सहायता कर देते हैं। अब क्या होता है कि आगे बढ़ते हैं और पृथ्वीराज इसमें हार जाते हैं द्वितीय युद्ध में, इतना हमें याद रखना है। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसकी रचना करते हैं चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, ये ग्रंथ है। और इसमें जो है, हालांकि इसको पूरा करने वाले इनके पुत्र होते हैं जलहण, वो इस ग्रंथ को पूरा करते हैं, क्योंकि ये दोनों तो गौरी के अधीन होते हैं और बाद में गौरी इन्हें मार देता है। या ये इसके बारे में ये स्टोरी कही जाती है कि पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई इनको अफगान ले जाता है गौरी, और वहाँ पर जो है पृथ्वीराज जो शब्द वेदी बाण चलाते हैं और उससे जो है गौरी को मारते हैं। और बाद में चंद्रबरदाई पृथ्वीराज दोनों आपस में एक दूसरे को मार लेते हैं। तो ये स्टोरी है, थोड़ा सा ध्यान रखें। पृथ्वीराज के बारे में हमें और ध्यान रखना है कि इनके जो दरबारी विद्वान हैं वो कौन हुए हैं। तो 5 दरबारी विद्वान हमको ध्यान रखना है। फर्स्ट तो चंद्रबरदाई, हम जानते ही हैं। 2 जैसे ध्यान रख सकते हैं, जयानक और जनार्दन मिश्र। ठीक है, और 2 जो है हम ध्यान रख सकते हैं, विद्यापति गौड़ और विश्व स्वरूप। तो ये 5 विद्वान हमें ध्यान रखने हैं जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है पृथ्वीराज जो है यहाँ पर हार जाते हैं, तो थोड़ा सा शासनकाल जो है वो गौरी के हाथों में चला जाता है। और बाद में जो है इनके ही पुत्र हुए हैं गोविंदराज, जो कि पृथ्वीराज के ही पुत्र थे। तो ये क्या करते हैं कि गौरी से अधीनता उसकी स्वीकार कर लेते हैं। और उसके बाद गोविंदराज जो है वो 1194 ईस्वी में रणथंबोर जाते हैं और वहाँ पर जो है चौहान वंश की स्थापना करते हैं। तो ये था आपका अजमेर का जो चौहान वंश। और इसके बारे में जो पृथ्वीराज ने जो गलतियां करी स्टार्टिंग में, उनके बारे में कुछ दशरथ शर्मा नाराज़ भी होते हैं और ये कहते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान ने जो भूल करी है, राजनीतिक भूल, उनको जो इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा, ऐसी बात करते हैं।
इसके साथ कुछ विद्वान हैं, उनके इफेक्ट देख लेते हैं। जैसे आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव जो थे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध को युग परिवर्तन काल की घटना मानी जा सकती है, यानी कि इसके बाद जो युग पूरा मुगलों के हाथ में चला गया था। इसलिए आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव यही कहते हैं कि ये युग परिवर्तन की क्या है, युग परिवर्तन की घटना है, पूरा युग इसमें चेंज हो गया। ठीक है। विस्टे स्मिथ जो है वो कहते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के बाद भारत में बौद्धों के विनाश का आरंभ माना जाता है, यानी कि इसके बाद से जो है बौद्ध जो थे उनका विनाश होना प्रारंभ हो गया, यानी उन पर अत्याचार होने प्रारंभ हुए, उससे पहले नहीं थे। दशरथ शर्मा का मैंने बता दिया, ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो राजनीतिक भूलें हैं उसके लिए इतिहास इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, ये बात होती है। अब आगे चलते हैं और आगे हम बढ़ते हैं रणथंभौर का इतिहास, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना हम जानते हैं कि गोविंद राज ही करते हैं, तो इसको आगे की क्लास में हम देखेंगे।